हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का विजय क्लासेज में। मैं आपका दोस्त आपका भाई मनोहर और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश 10th बोर्ड, जिसके हाई स्कूल परीक्षा हमें कहते हैं, बोर्ड 2026 का जो पेपर है वो किस तरीके का आएगा, हम इसी वीडियो में बात करेंगे। पक्की बात है, 100% बात है, बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है वैसा का वैसा ही पेपर आता है। और वो मॉडल पेपर जो जारी किया है, वो मॉडल पेपर किस प्रकार से, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, अगर ये जानकारी आपको हो जाएगी तो आपकी तैयारी बड़ी आसान हो जाएगी। मैं बता दूं कि मैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को पिछले 7 से 8 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मैं आपको नया लगूं इस बार, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन सिलेबस उत्तर प्रदेश का, एनसीईआरटी पूरे भारत में सभी जगह समान रहती है। अलग अलग लैंग्वेज में हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी का कंटेंट नहीं बदलता। एनसीईआरटी सभी जगह क्या चलती है, सेम चलती है। उत्तर प्रदेश में भी एनसीईआरटी है, बिहार में भी एनसीईआरटी है, दिल्ली में भी एनसीईआरटी है, कर्नाटका में भी एनसीईआरटी है, राजस्थान में भी एनसीईआरटी, बिहार, इसके अलावा और भी जितने भी, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, इन सब में, ठीक है ना। तो अपन बात करेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड की। उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है, उन्होंने 10वीं का और 10वीं के सभी सब्जेक्ट के मॉडल्स पेपर्स हैं वो कब के जारी कर दिए। आज हम इस पूरे मॉडल्स पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर चैनल्स हैं जो कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी गलत तरीके से बता रहे हैं। अपन किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा सटीक विश्लेषण और सटीक तरीके से जवाब सब क्वेश्चंस का देने वाला हूं, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। और विजय परिवार की ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक है। मैं आपको बता दूं कि आप ढूंढ रहे हो कि ये मॉडल पेपर आपको कहां मिलेंगे, तो आप विजय एजुकेशन का प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप के अंदर फ्री कोर्स, फ्री कंटेंट ऐड कर रखा है, कोई पैसा नहीं देना आपको। फ्री मटेरियल के अंदर आपको ये जितने भी मॉडल पेपर है उत्तर प्रदेश के, सबको ऐड कर रखा है। शानदार पेपर। मैं आपको पहले बता दूं कि आपके बोर्ड के अंदर पेपर कैसा होने वाला है। आपको ऐसा तो नहीं लगे कि भाई साहब सर को पता तो है ना कि पेपर कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अपने जो साइंस है, टोटल 10वीं के अंदर 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 600 नंबर का पेपर होते हैं, ठीक है ना। 600 नंबर का टोटल मैक्सिमम मार्क होता है, ठीक है ना। उसमें से हर सब्जेक्ट को 100 नंबर मिलते हैं, 100 नंबर मिलते हैं हर विषय को, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना बात को, हर विषय को कितने मिलते हैं? 100 नंबर मिलते हैं। बिल्कुल सर, 100 नंबर हर विषय को मिलते हैं। तो अपनी विषय को कितने मिलेंगे? अपनी प्यारी सब्जेक्ट का नाम है साइंस। क्या नाम है मेरे भाई? विज्ञान की हम बात करेंगे। तो ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इतनी प्यारी सब्जेक्ट है भाई साहब। मैं तो खुद एक, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद टॉपर्स रहा हूँ 10वीं क्लास का भी, 12th क्लास का भी। तभी मैं आपको, और पढ़ाने का मेरा लंबा अनुभव है, एकदम अच्छी तरीके से आपको लगता है कि किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे नहीं पढ़ाते। तो हमारी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक सीरीज चलती है जिसका नाम है मास्टर सीरीज। उसमें हम 10वीं क्लास के ही चैप्टर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। एमसीक्यूज लेवल पर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। एबीसीडी वाले विकल्पात्मक क्वेश्चन को अपन वहां पे कवर करते हैं। तो एक बार अगर आपको लगे कि सर कैसा कैसा पढ़ाते हैं, कैसा नहीं पढ़ाते हैं, डेमो देखना है तो उधर जाके देख के आ जाओ आराम से, ठीक है ना। आपकी क्लास के पूरे पूरे टॉपिक लिए और भी 9th क्लास के भी लेने वहां पर अपलोड किए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज, अब मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ। विज्ञान का जो अपना पेपर होता है ना मेरे दोस्त, ठीक है ना भाइयों, वो पेपर में विज्ञान के कितने नंबर आ गए? 100 नंबर। 100 नंबर में से असेसमेंट के, जो ध्यान रख लेना, असेसमेंट जिसको अपन बोलते हैं, असेसमेंट या स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल या जो भी आप मान लो, ठीक है ना। असेसमेंट स्कूली स्तर पर, स्कूल लेवल पर होता है, वो कितने नंबर का? 30 नंबर का असेसमेंट होते हैं, आपके स्कूली लेवल पर होते हैं। उसके बाद में आपका जो पेपर होता है ना, वो पेपर कितने नंबर का होता है? पेपर होता है 70 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का। इन 70 नंबर में भी जादू है, बड़ा तगड़े वाला खेल कर रखा है इस बार, ठीक है ना। खेल नहीं, खेला है तगड़े वाला। अब जो अपना 70 नंबर का पेपर है, इसको हमने कितने पार्ट में बांट रखा है? 2 पार्ट में बांट रखा है, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। मैं आपको बताऊं, आपको ध्यान रखना है, अगर अपन किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो पहला हमारा कर्तव्य है कि उस सब्जेक्ट के अंदर पेपर किस तरीके से आता है, किस तरीके से नहीं आता है, उसकी तैयारी करनी है अपने को। ए पार्ट जो होता है ना, उसके अंदर OMR को फिल करना है। क्या पूछा जाता है? OMR। इसके जवाब कहां देने हैं? कॉपी में देने हैं, ठीक है ना। कॉपी का भी स्ट्रक्चर इस बार चेंज है, ठीक है ना। OMR के अंदर आपको चेंज कितने कितने क्वेश्चन? 20 MCQs। MCQs का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
जिसको अपन कहते हैं एबेसिडे वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस में भरने हैं, ओएमआर के अंदर। यहां पर आपको कितने नंबर के, 50 मार्क्स के 50 अंक का पेपर जो है वो इधर से आपको देना, जिसके अंदर आपको आंसर है वो कॉपी के अंदर क्या करना है, राइट करना है। ये एग्जाम कैसा है, ये रिटन है आपको, ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव है, जिसको अपन कहते हैं वर्णनात्मक, ठीक है ना। यहां आपको वर्णन करना पड़ेगा, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से एकदम मस्त मस्त प्यारे प्यारे रसगुल्लों के जैसे, ठीक है ना। तो क्या आप तैयार हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करो भाई, तैयार हो क्या, बिल्कुल कर दे शुरू, है ना। तो अपन पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैं क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करूंगा, आप लोग कोशिश करना कि बिल्कुल अपने को समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पात्मक जो क्वेश्चन है उसकी मैं बात कर रहा हूं। आपको मॉडल पेपर ये हेल्प करेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है। आपको ये पूछा है कि इनमें से सही कौन सा। एक बार क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ सकते हो कि इनमें से सही क्वेश्चन जवाब कौन सा है, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रहा है कौन सा सही है, ठीक है ना, आपको राइट बताना। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। मैं आपको बता दूं कि हमारी आंख के अंदर दोष, ठीक है ना, आई इंपेयरमेंट जो होते हैं, आंख के अंदर दोष, 10th क्लास के अंदर 3 दोष दे रखे हैं, लेकिन यहां 2 दोष के बारे में अपन बात करेंगे। एक दोष होता है निकट दृष्टि, ठीक है ना, निकट दृष्टि, ठीक। और दूसरा होता है जिसको अपन निकट दृष्टि दोष होता है उसको अपन मायोपिया बोलते हैं। दूसरा दोष होता है, ठीक है ना, दूसरा दोष होता है दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि भी बोलते हैं, दूर या दीर्घ, ठीक है ना, याद रख लेना, दीर्घ दृष्टि, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब इसमें क्या होता है कि ये बात आपको ध्यान में रखनी, उल्टा काम होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ठीक है ना, याद रख लेना, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जैसा नाम है वैसा काम नहीं, उसका उल्टा काम है देना, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। क्लियर, इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। हम हर एक क्वेश्चन का इस तरीके से व्यवस्थित निकट, अच्छा, दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। यहां पर मेरी तरफ से बोनस ले लो, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मैं हर क्वेश्चन के साथ में कोई ना कोई बोनस देने वाला, दिखाई निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यहां पर आपको मैं देने वाला हूं बोनस, ठीक है ना। अब यहां पर आपको पूछा जाता है करेक्शन किस तरीके से किया जाता है, लेंस संशोधन किस तरीके से किया जाता है। यहां पर क्या पूछा जाता है, संशोधन, कि अपन आपको डॉक्टर बना दिया जाए तो आप इनको सही कैसे करोगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। मैं कमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं, इधर देख रहा हूं, ध्यान से देखना। अब आप देखिए निकट दृष्टि और दूर दृष्टि, अब ध्यान से देखो, दूर, ठीक, इसमें कितने वर्ड है, 2। निकट, इसमें कितने वर्ड है, 3। ध्यान से देख लेना, निकट में कितने वर्ड हैं, 3। अब ध्यान से देख लो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो 2 वर्ड है ना उसको 3 में चेंज कर दो, 2 को कर दो 3 और 3 का कर दो 4। क्या करना है, 2 का 3, 3 का 4, बोलो 2 का 3, 3 का 4, बोलो 2 का 2, सुनिए क्या हो जाएगा, 2 का 3, 3 का 4। 2 का 3 मतलब क्या हो गया, 2 जो है इसको कन्वर्ट कर दो 3 में। 3 कौन है, 3 के अंदर कौन है, लेंस, उत्तल। 3 के अंदर कौन है, उत्तल, लेंस। समझ में आ गई क्या बात। उत्तल जो है वो कितने वर्ड का शब्द है, 3 वर्ड का है। अवतल कितने वर्ड का है, 4 वर्ड का, अवतल, ठीक है ना। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, 2 का 3 और 3 का 4। अच्छा, इसको दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसका मतलब पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अब देखिए ध्यान से, हाँ, इसमें क्या जवाब है, इसका जवाब हमारा क्लियर हो जाएगा कि दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। दूर दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों बात बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, गलत बात है, उसको दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ठीक है ना। हाँ जी, क्लियर ये चीज। अब बताइए अपन क्या करेंगे, अपन सॉरी ये गलत बात है दोनों ही, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। क्लियर, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, नहीं देख सकता, ठीक है ना, तो ये कथन गलत है, ठीक है ना। और दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, नहीं देख सकता, ये दोनों बात गलत है। अपन यहां पे देखो ना, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता और निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, दोनों कथन यही है। तीसरा, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, यह बिल्कुल सही बात है। जिसको निकट दृष्टि दोष है ना, जिसको निकट दृष्टि दोष है तो उसको देखो ध्यान से, अब ये देखो, निकट दृष्टि, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसका मतलब पास की तो स्पष्ट दिखाई देती है ना, बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, इसको निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसका मतलब पास की वस्तु इसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती, दूर की इसको दिखाई देती है, ठीक है ना। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। क्लियर क्लियर क्लियर,
हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, सी राइट हो गया हमारा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को और लेकर चलता हूं मैं आपको। प्रतिरोध, ठीक है ना, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रतिरोधकता, नोट प्रतिरोध, दो शब्द है ध्यान रखना, एक प्रतिरोध और एक प्रतिरोधकता, दोनों के अंदर आपको फर्क। अब आपसे पूछ रहा है प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नहीं पूछ रहा है परिवर्तन कब नहीं होगा, पदार्थ परिवर्तित होने पर परिवर्तन हो जाएगा, इसका मतलब ये तो गलत बात है। ताप परिवर्तित होने पर भी प्रतिरोधकता परिवर्तित हो जाएगी, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर कभी भी प्रतिरोधकता नहीं बदलती, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपको दोनों चीजों में अंतर करना है। इसने प्रतिरोधकता पूछा है, प्रतिरोध नहीं, ठीक है ना, एक प्रतिरोध है, ठीक है ना, एक तो होता है आर और दूसरा होता है रो, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। आर का मात्रक होता है ओम, आर का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है ना, और रो का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर, ध्यान रख लेना, क्लियर। ये पदार्थ का गुण है, ये जो ओम ध्यान रख लेना, ये किसका गुण है, पदार्थ का गुण है, रो जो है वो पदार्थ का गुण है, पदार्थ का गुण। अब आपको पूछेगा रो व प्रतिरोधकता में संबंध बताइए, क्वेश्चन मैं अभी बोल रहा हूं आपको, बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन लीक कर रहा हूं मैं आपको पूछ रहा है आर व रो के अंदर संबंध बताइए, तो ध्यान रख लेना आर और रो के अंदर संबंध लिख लेना, आर बराबर रो एल अपॉन ए, ये इन दोनों के बीच में संबंध है, ध्यान रख लेना, ये इन दोनों का संबंध है, ठीक है ना, आर रो एल अपॉन ए, ये इनका संबंध है, पदार्थ का गुण है, ठीक है ना, किस पर, ध्यान रख लेना, ये किस पर, पदार्थ, ध्यान, पदार्थ की प्रकृति बदलने पर, प्रकृति पर निर्भर करता, ठीक है ना, प्रकृति पर और तापमान पर इन पर यह निर्भर करता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब अगर बात करें अपन प्रतिरोध की, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध निर्भर करता है आर समानुपाती एल, आर समानुपाती 1/A, आर समानुपाती आर समानुपाती टी, और ये भी प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखनी, तीन गुणधर्मों के ऊपर ये निर्भर करता है, पर लंबाई के समानुपाती, प्रतिरोध के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ताप के समानुपाती। लेकिन ये ताप ध्यान रख लेना, ये ध्यान रख लेना, लंबाई मैं लिख लेता हूं एल व ए पर निर्भर नहीं, एल व ए पर निर्भर नहीं करता, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी, स्पष्ट आपको, क्लियर, इतनी बात आपको इनके बारे में क्लियर करनी, ये इनके ऊपर निर्भर नहीं करता, ये मात्रक है, इनके मात्रक के बारे में आपको बहुत सारी बार कई बार पूछे जाते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई ना, ये मैंने क्लियर कर दिया, ये इनके बारे में आर और एल, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। आर क्या है, प्रतिरोध है, तो इसका जवाब क्या हो गया भाई साहब, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर, आकृति परिवर्तन हो गया, प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी, ये प्रतिरोधकता है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है मेरे दोस्त, ये बात कर रहा है रो की, किसकी बात कर रहा है, रो की बात कर रहा है, रो की, ठीक है ना, याद रख ले, इसका मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर, ठीक है ना, याद रख लेना, आर की बात नहीं कर रहा, कई बार क्यों, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, प्रतिरोध की बात नहीं कर रहा, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब आर होता है, आर नहीं पूछा है, ठीक है ना, इसके बारे में नहीं पूछा, क्लियर, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसके बारे में नहीं पूछा, ठीक है ना, ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। तो आर कब बदलता है, जब आकृति बदलती है, तो पदार्थ के ताप और, ठीक है ना, पदार्थ और ताप में बदलने पर तो रो बदल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोगों ने इसके बारे में कई धारणाएं दी है, ध्यान, कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक। अब देखो ध्यान से, ये चित्र कुछ इस तरीके से इन्होंने बोर्ड वालों ने दिया है, इस चित्र को मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्होंने चित्र दिया, इस चित्र में प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निकल रही है, मतलब प्रकाश किरण के अंदर किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब यहां रख लेना, अगर ये प्रकाश किरण, अब यहां पर क्वेश्चन के जवाब दो हो जाएंगे भाई साहब, क्वेश्चन के जवाब क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, क्या दो प्रश्न जवाब हो जाएंगे क्वेश्चन के। अगर ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ठीक है ना, मैं इसको चित्र कलर भी चेंज कर लेता हूं, ठीक है ना, अगर ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है और अगर ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही, दोनों में अलग अलग तरीके से देख लो ध्यान से, अगर ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, दो अलग तरीके से ये प्रकाश किरण जा सकती है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, एक तो प्रकाश किरण का तरीका है ए और दूसरा तरीका है बी, ठीक है ना। अगर ए की तरफ जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है, और बी की तरफ जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक रही है, ठीक है ना, इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब इसने बिना किसी विचलन के इसको भेजा है सीधा, ठीक है ना, यदि ये बिना विचलन के निकल रही है, जैसा कि पॉसिबल नहीं है, बिना विचलन,
बिना विचलन के निकलने का मतलब ये हो गया कि ऊपर वाला और नीचे वाला माध्यम सेम है, इस स्थिति में इसका अपवर्तनांक कितना होगा, 1। समझ में आ गई बात। अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, ठीक है ना, सघन से किस में जा रही है, विरल में जा रही है, तो अपवर्तनांक ध्यान रख लेना, इस स्थिति में सघन से विरल में जाने पर अपवर्तनांक n, जिसको अपन या न्यू भी बोल सकते हैं, 1 से कम होगा। 1 से क्या होगा, कम। और अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, किस में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो इस स्थिति में अपवर्तनांक, ध्यान रख लेना, अपवर्तनांक जिसकी n की हम बात कर रहे हैं, न्यू की बात कर रहे हैं, अपवर्तनांक 1 से अधिक होगा। इतनी बात आपने को ध्यान रखनी है कि जब अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है तो प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है तो 1 से कम होगा, और बिना विचलन के निकल रही है तो अपवर्तनांक कितना होगा, 1 होगा। अब अगर अपन बिना विचलन वाला माने तो हो जाएगा 1, ठीक है ना। 1 से अधिक मान रहे हैं तो 1 से अधिक कब होगा, जब विरल से सघन में होगा, इधर वाला विरल उधर वाला सघन, ठीक है ना। और 1 से कम, अब ये प्रश्न थोड़ा बोर्ड वालों ने जिन्होंने भी ये क्वेश्चंस दिया है तो मैं उनको कहूंगा कि सर आप प्लीज इस क्वेश्चन को बच्चों के लिए सही तरीके से समझाएं कि क्या समस्या, इस क्वेश्चन को आपने किस तरीके से दिया है तो बच्चों को समझ में आए। या फिर ये लिख देते, एक छोटी सी गलती उनसे ये हुई कि भाई साहब माध्यम लिख देते, इन्होंने इतना ही लिखा है कि माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। आप ये बता दो कि माध्यम ए कौन सा माध्यम है। अगर माध्यम ए सघन है, ठीक है ना, ये ए और बी मैंने लिखा है, इसको भी चेंज कर लो, चलो अपन पी और क्यू लिख लेते हैं, इधर P लिख लिया, इधर Q लिख लिया। अब ध्यान से सुनना, अगर A सघन है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, A सघन और B विरल, इस स्थिति में तो कौन सी कंडीशंस लागू होगी, A सघन B विरल, इस स्थिति में कंडीशंस लागू होगी ये वाली, ठीक है ना। अगर A विरल, ठीक है ना, ध्यान से देखना, अगर A विरल और B सघन है, ठीक है ना, B सघन है, ठीक है ना, तो इस स्थिति में कौन सी कंडीशंस लागू होगी, ये वाली कंडीशंस। और दोनों माध्यम बिना विचलन के निकल रही है तो अपवर्तनांक कितना होगा, 1 होगा। अब अपन कौन सा आंसर राइट करें, देखो ध्यान से, मान लें कि A और B, अब इसमें ध्यान रख लेना, A जो है वो सघन है, B विरल है, तो उत्तर हो जाएगा 1 से कम, ठीक है ना। लेकिन इसने सीधा सीधा दे रखा है बिना किसी विचलन के, तो हम आंसर क्या मान रहे हैं, हम आंसर मान रहे हैं 1। कितना आंसर मान रहे हैं भाई, अपन आंसर 1 क्यों मान रहे हैं, इसका रीजन आपको समझ में आया। मैं इसका आंसर 1 इसीलिए मान रहा हूं क्योंकि इस कंडीशन में बिना विचलन के निकल रही है सीधी सीधी, इसीलिए मैं मान रहा हूं कि ये जो 1 होगा और बिना विचलन के निकली है, ठीक है ना। ये चीज अगर इधर अभिलंब से दूर हटी है, इसका मतलब प्रकाश किरण, ध्यान रखना, नीचे विरल है ऊपर सघन है, इस स्थिति में विरल सघन, इस स्थिति में प्रकाश किरण 1 से अधिक होगा। ऊपर वाला विरल सघन, नीचे वाला विरल, इस स्थिति में तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला, ध्यान सुनना, नीचे वाला सघन ऊपर वाला विरल, इस स्थिति में ये हो जाएगा, ठीक। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न पर ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं क्योंकि इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश, ठीक है ना, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकिरणित, ध्यान रख लेना, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकिरणित बैंगनी प्रकाश होता है। कौन सा प्रकाश होता है, बैंगनी प्रकाश होता है, वोयलेट लाइट होता है। याद रह जाएगा क्या, इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी है। धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकिरणित होता है, एग्जैक्टली सही बात इन्होंने बोल दी, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ये न्यूनतम प्रकिरणित होगा। धुएं तत्व कोहरा सर्वाधिक अवशोषित नहीं होता, ध्यान रखना, वायु में तीव्रता। अब देखो ध्यान से, ये निर्भर करता है किस पर, ये सब निर्भर करता है लैम्डा पर, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, लैम्डा मैक्स, लैम्डा अधिकतम किसका होता है, रेड का, क्लियर। इसका मतलब इसका न्यूनतम, ध्यान रख लेना, न्यूनतम प्रकीर्णन, क्लियर। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी, जिसका लैम्डा कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, ठीक है ना, और जिसका लैम्डा ज्यादा होगा, मैक्स का मतलब अधिकतम, और लैम्डा मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम का मतलब मेरे दोस्त कम होता है, तो ये किसका होता है, ये होता है वोयलेट का। किसका होता है, रेड, रेड का मतलब लाल, ठीक है भाई। इतनी बात अपने को याद रखनी है, ठीक है, इतनी बात अपने को याद रखनी है, लाल, ठीक। वोयलेट का मतलब बैंगनी, ठीक है ना। इस बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक, क्या लिखेंगे, प्रकीर्णन सर्वाधिक, प्रकीर्णन सर्वाधिक, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। आराम से अपन इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। हाँ, किसी, अच्छा इसका राइट आंसर लगा दिया, बिल्कुल ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है।
किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित होती है। अवतल दर्पण है, 15 सेंटीमीटर पर अभिसारित। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहां रखें कि इसका समान आकार का प्रतिबिंब बने। ये आपके पास में अवतल दर्पण है। देखो मेरे दोस्त, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये इसका कौन सा पॉइंट हो गया, P ध्रुव, ये पॉइंट हो गया F, ये पॉइंट हो गया C, ठीक है ना। C मतलब वक्रता केंद्र, F मतलब फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु। हाँ, आपतित, ठीक है ना, दर्पण पर आपतित, क्या पूछ रहा है, दर्पण पर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण, ठीक है ना, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर अभिसारित होती है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अभिसारित होने का मतलब है कि इधर से प्रकाश किरणें आ रही है बहुत सारी, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। इधर से बहुत सारी लाइट्स आ रही है, इधर से जो लाइट आ रही है वो कहां अभिसारित हो रही है, 15 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना। इधर से आने वाली प्रकाश किरण इस जगह पर, ये इस जगह पर अभिसारित हो रही है। इसका मतलब इस प्रकाश किरण ये यहां से लेकर यहां तक 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है। इसका मतलब इसकी फोकस दूरी है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो अब अवतल दर्पण में वस्तु का समान प्रतिबिंब कहां बनता है, जब हम उसको वक्रता केंद्र पर रखते हैं। अब बताइए, यहां से यहां तक 15 और फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में क्या रिलेशन होता है, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में रिलेशन ये होता है कि R बराबर 2F, बिल्कुल सही बात है। अब इधर भेज देता हूं मैं, R बराबर 2F, तो R बराबर 2 इंटू 15, यानी कि R बराबर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई, R बराबर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर ये पॉइंट है, यहां पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, इस जगह पर रखी कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब इसी जगह उल्टा बनता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। सी का सी पर ही बनता है। तो 30 सेंटीमीटर पर रखा वस्तु, ठीक है ना, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु आप रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, एग्जैक्टली वहीं बनेगा जहां बनना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई इतनी, बिल्कुल सर। मैं जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं। किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अपने को दिया है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक क्या दे रखा है, अनुमंतांक जो है वो दे रखा है 220 वोल्ट और 100 वोल्ट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त सर्चनी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पर ले रहा हूं, ठीक है ना, सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट पेज, क्लियर, याद रख लेना, नेक्स्ट पेज पर ले रहा हूं मैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसको अपन लिख लेते हैं, देखना ध्यान से, नेक्स्ट पेज पर सॉल्यूशन ले रहा हूं, 220 और 100। इधर देखना आप लोग, इस चीज को ध्यान से इजी शब्दों में समझना। अपने को क्या बोला, 220 वोल्ट और 100 वोल्ट, ठीक है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं लिखा आपके सामने V बराबर 220 वोल्ट और P बराबर 100 वोल्ट। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सर, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ये दोनों बात सही है। अब ध्यान से देखना, अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको इसकी जो विभवांतर है वो हाफ करना है, 220 से 110 करना है। अब विभवांतर हाफ होगा तो शक्ति कितनी बदल जाएगी, आप नहीं विभवांतर कितना ही चेंज कर लो, उपकरण का प्रतिरोध नहीं बदलता। तो आप पहले तो धारा निकाल लो, धारा निकालकर इसका प्रतिरोध निकालो या सीधा प्रतिरोध निकालो, ध्यान रखना। पी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, पी का फॉर्मूला होता है P बराबर VI, ठीक है ना, ये होता है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर IR, कहता है कि नहीं कहता है। मैं यहां से V बट्टा I बराबर क्या लिख सकता हूं, R लिख सकता हूं। तो मैं R की जगह लिखूंगा V बट्टा I, ठीक है ना। तो मैं लिखूं P बराबर V, ध्यान से सुनना बात को, क्लियर है। अब यहां पर क्या काम कर लेते हैं, नहीं हाँ, I की जगह ये लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, I की वैल्यू लिखते हैं, R का वैल्यू नहीं निकालते हैं, I की वैल्यू लिखते हैं। अब देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम ये कहता है कि V बराबर IR, मैं अपने को I की वैल्यू है नहीं, अपन I इधर भेज देते हैं, तो मैं लिखूं V, ठीक है ना, ध्यान से सुनना बेटो, V बट्टा R बराबर क्या हो जाएगा I। मैं इस I की जगह क्या लिख लूं, V बट्टा R, तो मैं लिखूं P बराबर, ध्यान से देखना, V इंटू V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, V अपॉन R लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। मैं R को इधर देखो ध्यान से, अब मैंने लिखा P गुणा R, ये R गुणा में था, इधर आया तो भाग में आ गया, बराबर क्या हो गया V स्क्वायर। अब मैं R को उधर भेज देता हूं, R का फॉर्मूला क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन P, हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सर। अब R की वैल्यू निकालो आप लोग, V स्क्वायर, V का स्क्वायर का मतलब है 220 गुणा 220 बट्टे, हाँ बट्टे किसका लिखा है, P का मान कितना है 100, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इधर, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0,
ठीक है ना। आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू 22 इंटू 22, 22 इंटू 22 कर लो, 22 इंटू 22, 22 दो कितने हो गए 44, हासिल कितनी हो गई 4, 44 और 4 48, 484, ठीक है ना। ये बात अपने को 22 इंटू 22 कितने हो गए 484, 484 ओम। चाहे आप कुछ भी चेंज कर लो, ओम चेंज होने वाला है नहीं, इतना ही रहेगा, ठीक है ना। अब आप एक काम करो, अब आप लोग अगली कंडीशंस के अंदर फॉर्मूला दूसरा लगा लो, ठीक है ना। अगली कंडीशंस में आपको पी ज्ञात करना है, ऐसा फॉर्मूला लगाओ, ठीक है ना। अब यही फॉर्मूला वापस लगाओ, कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपने यहां पे लगाया है, इस फॉर्मूले को वापस से लगाओ। क्या फॉर्मूला अपने पास में, अपने पास में फॉर्मूला P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। अब V का मान, अब याद रखना ये सेकंड स्थिति है, सेकंड स्थिति। अब आपने प्रतिरोध तो कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी बदल दो। सेकंड स्थिति में V बराबर कितना है 110 वोल्ट, R बराबर अभी भी कितना है, R बराबर 484, ठीक है ना, 484 ओम। अब लिख लो P बराबर, ठीक है ना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखना, 110 इंटू 110 बट्टे R का मान कितना है 484, क्लियर है क्या बात। लेकिन अभी अभी हमने किया है 110 इंटू 110, ठीक है ना, 110 इंटू 110 बट्टे 484 को मैं क्या लिख सकता हूं 22 इंटू 22 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल 22 कटे। अब इधर देखना ध्यान से, 22 को 110 से काटा 5 बार, 22 को 110 से काटा 5 बार, जिसके दिमाग में ये सीधी सीधी चीज आ गई ना, वो फटाक से इस क्वेश्चन को निकाल लेगा। P बराबर 5 इंटू 5, यानी कि P की वैल्यू कितनी आ गई 25 वोट। जिन्होंने क्लासरूम में इस क्वेश्चन को कर रखा है ना, उसके लिए तो सीधा आंसर आ जाता 25 वोट। अब बताइए क्या राइट आंसर हो गया, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कहता है 25 वोट। समझ में आ गई क्या बात इतनी, बोलो भाई साहब। मेरे दोस्त एक बार फटाफट कमेंट कर दो कि समझ में आया कि नहीं आया। ये चीज ध्यान में रखना है, कुछ भी हो जाए आर नहीं बदलता, ध्यान रखना, प्रतिरोध कभी भी बदलता नहीं है। ये सॉल्यूशन हो गया इसका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन के बारे में आपके यूपी के भले भले टीचरों की हवा निकल गई है, और कुछ टीचरों ने ये क्वेश्चंस आपको गलत दिखाया है। मैं हकीकत बता रहा हूं, क्या बोल रहा है, यदि चित्र की व्यवस्था में पलग से कुंजी निकाल ले, ठीक है ना, परिपथ को खोल दे। कुंजी निकालने का मतलब है कि इसको अपन ने तो खोल दिया, ठीक है ना, इसको क्या कर दिया, इसको खोल दिया। खोलने का मतलब है इसको खोल दिया, ठीक है ना, याद रख लेना, खोल दिया। परिपथ कुंजी जो है खोल दिया, ठीक है ना। खोल देने का मतलब है स्विच ऑफ कर दिया। क्या कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने का मतलब है परिपथ खुल गया। परिपथ क्या हो गया, परिपथ खुल गया। परिपथ खुल गया मतलब क्या हो गया, परिपथ खुलने का मतलब ये हो गया दोस्त कि अब धारा नहीं चल रही है। परिपथ खुलने का मतलब क्या है, धारा नहीं चल रही, धारा नहीं चल रही। जब धारा नहीं चल रही है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, उत्पन्न, याद रख लेना, उत्पन्न नहीं होगा। तो जब चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न नहीं होगा तो इस परिपथ के, ये जो तार है, इस तार की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये जो तार है, इस तार की बात कर रहे हैं हम लोग। इस तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, इस तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा कुछ इस तरीके से। मान लो कि ये जो तार है, इस तार को मैंने जूम कर दिया आपके सामने, ठीक है ना, इस तार को मैं यहां से यहां ले आया, तो इस तार के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा आपको पता है, केवल सीधी रेखाओं के रूप में। कैसा होगा, सीधी रेखाओं के रूप में, जैसा कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसा कि हाँ भाई, जब धारा ही नहीं चलेगी, धारा ही नहीं चलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं, बंद करने के बाद में चुंबकीय क्षेत्र नहीं, तो अब इसके ऊपर किसका चुंबकीय क्षेत्र लागू हो जाएगा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। याद रख लेना भाई साहब, ठीक है ना। जिन टीचर्स ने गलत बताया उनको बोलो कि ऐसे करते हैं इसको, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है भाई साहब, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये बात याद रखना, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक दूसरे के समांतर सरल रेखाएं, क्या होता है, एक, याद रख लेना, एक दूसरे के समांतर सरल रेखाएं, एक दूसरे के, एक दूसरे के, एक दूसरे के, ध्यान रख लेना, क्लियर भाई साहब, हाँ जी, एक दूसरे के, एक दूसरे के
समांतर सरल रेखाएं, ठीक है ना, याद रख लेना, सरल रेखाओं के रूप में होता है, ठीक है ना, याद रख लेना, रेखाओं के रूप में, ठीक है। तो याद रख लेना, अधिकतर लोग उत्तर क्या बता रहे हैं, उत्तर बता रहे हैं सकेंद्री वृत्त, जो कि गलत है, गलत है, गलत है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हमारा होगा क्या, एक दूसरे के समांतर सरल रेखाएं, ये इसका राइट आंसर है। या इसके ऊपर किसका चुंबकीय क्षेत्र लागू हो जाएगा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ऊपर n मान लो, नीचे s मान लो, ठीक है ना। ये किसकी तरह होता है, पृथ्वी की तरह व्यवहार करेगी, स्वतंत्र रूप से लटकती हुई छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करेगी, क्योंकि धारा चल ही नहीं रही है, जब धारा ही नहीं चल रही है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए भाई साहब अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी मतलब जो ऊष्मा ले रहा है, ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण क्या है, ऊष्मा सेपी, याद रख लेना, एक्सोथर्मिक है, ये ऊष्मा बाहर निकलेगी, तनुकरण एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम नहीं होता, ऊष्मा सेपी प्रक्रम होता है। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, शुष्क बर्फ के अंदर आप उसको जब आप गर्म करोगे, ऊष्मा देगो, तभी उसका ऊर्ध्वपातन होगा, ऊष्मा शोषी है, क्या है, ऊष्मा शोषी, याद रह जाएगा क्या, बिल्कुल सर, ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। हाँ जी, जल वाष्प का संघनन, जल वाष्प और उसका संघनन, उसको ऊष्मा दोगे तभी तो वो, जल वाष्प है, उसको ठंडा करोगे ना तभी वो पानी में बदलेगी, ठंडा करेगी मतलब वो ऊष्मा लेगी, ठीक है ना, ये ऊष्मा सेपी है, ऊष्मा सेपी, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, क्लियर, ओके, ये चीज अपने को ध्यान में रखना है, क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सही लिखा है क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, हाँ ऊष्मा सेपी, ठीक। और जल वाष्प का वाष्पीकरण, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं जल वाष्प का वाष्पीकरण, क्लियर, क्या बात इतनी, ये चीज क्लियर हो गई ना। हाँ जी, हाँ जी, ओके, ये ऊष्मा शेषी होगी, ये हो गया जल वाष्प का वाष्पीकरण, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, ठीक है ना, याद रख लेना। जल वाष्प का, ध्यान से सुनना बात को, जल वाष्प को आप ठंडा करोगे तो इसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगी, जब आप किसी चीज को ठंडा करते हो ना तो ऊष्मा बाहर निकलती, दो प्रक्रम ऊष्मा शोषी हो गए, कौन कौन से, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा हमारा राइट आंसर है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा, क्लियर, ये बात अपने को ध्यान में रखनी, क्लियर। आगे चलता हूं मैं अगले, दिए गए कॉलम में स्रोत का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अम्लों से कीजिए। संतरे में कौन सा अम्ल होता है भाई साहब, संतरे के अंदर जो अम्ल होता है वो होता है सीट्रिक अम्ल, संतरे के अंदर कौन सा अम्ल होता है, संतरे में तो सीट्रिक एसिड, ठीक है भाई साहब। इमली के अंदर होता है टार्ट्रिक, टार्ट्रिक कहाँ है, ये लो जी टार्ट्रिक, बिल्कुल सही बात है, ओके। सिरका, सिरके में एसिटिक, एसिटिक कहाँ है, ये राजी भाई साहब, ठीक है भाई साहब। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक, क्लियर, ये हमने यही सम्मिलित कर दिया, और इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने अगले चैप्टर में ऐड कर रखा है, लेकिन मैं इसको यहां से हटा ही दे रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, आपको पता चल गया, ठीक है, ये यहां से मैं हटा ही दे रहा हूं, ये हो गई भाई साहब, ठीक है ना। तो ये इसके सीधे सीधे जोड़ दिए, सीधे सीधे जोड़ने का मतलब है एक के सामने चार, तो एक के सामने, अच्छा ये वाला पेन लगा, एक के सामने कौन आ गया, चार आ गया, ठीक है भाई साहब। उसके बाद में दो के सामने कौन आ गया, नहीं एक के सामने चार है, एक के सामने तो तीन है, ठीक है ना, एक के सामने तो कौन आ गया, तीन आ गया, ठीक है, और दो के सामने कौन आ गया, चार आ गया, तीन के सामने, तीन मतलब सिरके के अंदर कौन है, दो आ गया, ठीक है ना, और चार के सामने ऑटोमेटिक वन आ गया, जो राइट आंसर था वो राइट आंसर हो गया हमारा ये, जिस भी ऑप्शन में ये है वो राइट आंसर है, क्लियर। आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संगठन है, बिल्कुल सही बात बोली इसने, ठीक है ना। फिर सारी होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता, बिल्कुल ये भी बात सही है, अभिकथन भी सही है, तर्क भी इसका रीजन सही है। एंटासिड का संगठन, एंटासिड का मतलब होता है कि ये एंटासिड मतलब पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है, क्या है, अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है ना, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, ध्यान रखना, अभिकथन और तर्क दोनों सही है, तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ओके, ये ऑप्शन बी इसका राइट होगा, अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है, इस बात को ध्यान में रखना। आगे चलता हूं मैं, तीन तत्व, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया इसने, ठीक है ना, क्या बोल रहा है आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है, तीन तत्व एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक्स कौन है, एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, एक्स ध्यान रख लेना, 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एनई का, 10 नंबर पर आता है ना, एनई का, नियोन का, ये किसका है, नियोन का है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान में रखना, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। वाई है, हाँ वाई कितना है, वाई है 2
8 7 ये किसका है? ये क्लोरीन का है, 17 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे ये किसका है? क्लोरीन का है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सर सही है। अच्छा जेड किसका है? देख लो ध्यान से, जेड क्या है? 2 8 2 ये किसका हो गया? ये तो मैग्नीशियम का हो गया ना, 12 नंबर पे आता है। ये कौन हो गया? मैग्नीशियम। अब बताइए क्या प्रश्न पूछा? ये तो अपन ने लिख दिए। चलो प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक्स एक धातु है, एक्स तो अधातु है, वाई एक धातु है ना, वाई अधातु है, जेड एक अधातु, जेड अधातु नहीं है, जेड जेड तो धातु है, वाई अधातु है, वाई अधातु क्लोरीन, बिल्कुल सही बात है ये, और जेड एक धातु, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रख लेना ये क्या है? ये है अक्रिय गैस। कौन है? नोबल गैस। क्लियर है? ये चीज अपने को ध्यान में रखनी, ये नोबल गैस है। ठीक, ओके। और वाई क्या है? अधातु। क्लोरीन अधातु होती है, बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो धातु। जेड क्या है? धातु। मैग्नीशियम तो धातु ही होती है, बिल्कुल सर, ये बात अपने को ध्यान में रखनी। आगे चलता हूं मेरे दोस्त। हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लो जी, स्वागत है आपका फिर से इस बढ़िया से शानदार से क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चंस कह रहा है मुझे भी तो बुलाओ, मैं भी तो समझाऊं आपको कि कैसा प्रश्न है। हाँ जी, CH3CH2OH एल्कोहल, KMnO4 प्लस KMnO4 प्लस ऊष्मा, CH3OH प्लस में, ठीक है ना। अब चलिए को प्लस में इसने कुछ लिखा नहीं, कलिए ध्यान, क्या हुआ? इधर एक ऑक्सीजन था, इधर 2 ऑक्सीजन हो गए। ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये काम कर रहा है ऑक्सीकारक की तरह। किसकी काम कर रहा है? ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है। अब आपसे पूछ लें कि ये ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। किसकी तरह वर्क कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों में, ठीक है ना, अन्य पदार्थों में, ध्यान रख लेना, अन्य पदार्थों में ऑक्सीजन, लिख लो परिभाषा, ऑक्सीजन, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं सब चीजें डिटेल में बता रहा हूं। ऑक्सीजन को जोड़ने की क्षमता रखते हैं, जोड़ने की क्षमता रखते हैं, जोड़ने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना। याद रख लेना, अन्य पदार्थों में ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता रखते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, जो मैं लिखवा रहा हूं वही याद करोगे, ध्यान रख लेना। एग्जाम्पल में सबसे पहले सारी KMnO4 एल्कालाइन KMnO4 ऊपर लिखा हुआ ये है, ठीक है ना, तो लिख लो एल्कालाइन, ठीक है ना, एल्कालाइन KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट। 2 नंबर है एसिडिफाइड, एसिडिफाइड, ठीक है ना, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों भी ऑक्सीकारक ही है, ध्यान रखना, ये भी ऑक्सीकारक है, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। निर्जली कारक कौन होता है? जो जल बाहर निकालने की क्षमता रखता है। निर्जली कारक का याद रख लेना, कॉन्संट्रेट, सांद्र। कॉन्संट्रेट का मतलब क्या होता है? सांद्र H2SO4, ठीक है ना। याद रख लेना, सांद्र H2SO4। कॉन्सेंट्रेट कोई भी एसिड होगा ना तो वो क्या करेगा? वो ध्यान रख लेना, जल को बाहर निकालने की काम करेगा। उत्प्रेरक कौन होते हैं? उपचायक, जो दूसरे के अंदर ऑक्सीजन निकालने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। और उत्प्रेरक कौन होते हैं? उत्प्रेरक, अच्छा, उपचायक हाइड्रोजन जोड़ने की भी क्षमता रखते हैं। उत्प्रेरक वो होते हैं जो दूसरे अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते या घटाते हैं, ठीक है। ओके सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचनात्मक, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है ना, मैं सीधा सीधा बता देता हूं ब्यूटेनोइक अम्ल कौन सा होगा। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है ब्यूट। ब्यूट कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर, ब्यूटेन, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखनी। इसके अंदर आप लोग ऐसे काम करो, CH3 CH2 CH2 COOH, ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसका होता है? ये ब्यूटेन का होता है, ध्यान रखना। आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे एक कार्बन को, कार्बन के साथ में OH लगाना है, सीधे वाले हटा दो, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला कहां पर पड़ा है? इसको अगर आप खोलने जाओगे तो लिखो कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन हो गए, बिल्कुल सर। इसके साथ में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन। ये फॉर्मूला जहां पे भी आपको दिखे उसको राइट कर दो। कहां पर है भाई साहब? कहां पर है तू? हाँ, 1 2 3, ये भी गलत है, ये भी गलत है, नहीं नहीं, इतना कार्बन 4 से ज्यादा बंद नहीं बनाता, ध्यान रखना, ये भी गलत है, ठीक है ना। ये क्या है? सही है, बिल्कुल, ये रहा राइट आंसर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। डी को मैंने खोल कर बता दिया आपको, ऐसा है,
ठीक है, अगला प्रश्न। ये अब वो केमिस्ट्री के और फिजिक्स के खत्म हो गए, ये बायो के ध्यान रखना। यदि लार में एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना, ध्यान रखना, मुख के अंदर लार की वजह से, लार जो होता है, लार के अंदर एमाइलेज, इसका दूसरा नाम क्या होता है, टाइलिन, ये एंजाइम होते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटित होना, प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल में विघटित करने का काम कौन करता है, ये काम करता है ट्रिप्सिन, ये काम कौन करता है, ये तो ट्रिप्सिन करता है। कौन करता है भाई मेरे, ये काम तो ट्रिप्सिन करता है सर, बिल्कुल सर, ठीक है ना, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ट्रिप्सिन करता है ये काम तो, ठीक है ना, जो कि अपने किससे, पेनक्रियाज से रिलीज होता है। फिर स्टार्च का शर्कराओं में विघटित करना, अच्छा, वसाओं का वसा अम्लों में ग्लिसरोल में, ये कौन करता है, ये करता है लाइपेज, ठीक है ना, ये कौन करता है, लाइपेज, ठीक है ना, याद रख लेना, लाइपेज, क्लियर इतनी बात। हाँ जी, विटामिनों का अवशोषण कहाँ होता है, विटामिनों का अवशोषण तो बड़ी आंत में होता है, कौन होता है, बड़ी आंत के अंदर होता है, दीर्घरोम के द्वारा, ठीक है ना। ओके, जल और विटामिन का अवशोषण वहां होता है। शर्कराओं का विघटित होना, ये काम किसका है, ये एमाइलेज और टाइलेन का है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, याद रख लेना, एमाइलेज और टाइलिन का है, क्लियर, ठीक, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, इसका राइट आंसर। अगला, हाँ जी, कुछ जीव अवायवीय लिखा है, अवायवीय श्वसन करते हैं, ठीक है ना, वर्णन क्या कर रहा है, ठीक है ना, वर्णन कर रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विघटन होता है, तत्पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही बात है ये तो, ठीक है ना। उपरोक्त अभिकथन तथा वर्णन को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित में से सही कि विकल्प, अभिकथन 1 सही है तथा 2 वर्णन का उसका सही वाक्य करता है, बिल्कुल सही, दोनों कथन गलत है ना, दोनों कथन सही है, अभिकथन सही है परंतु वर्णन गलत है ना, वर्णन भी सही है, वर्णन सही है परंतु अभिकथन गलत है नहीं, दोनों बात सही है, ठीक है ना, दोनों ही चीजें बिल्कुल सही है। इसके अलावा और क्या होता है अवायवीय श्वसन, हमारी पेशी कोशिका में, ठीक है ना, याद रख लेना, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन का मतलब है वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है ना, कहां पर, पेशी कोशिका में, हमारी पेशी कोशिका जो होती है उसकी मैं बात कर रहा हूं, पेशी कोशिका के अंदर जो वायवीय श्वसन होता है उसके अंदर क्या बनता है, उसके अंदर बनता है लैक्टिक अम्ल, क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल, यही लैक्टिक अम्ल थकान और क्रैम्प का कारण बनता है। बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में इन चीजों को समझेंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मास्टर आपके साथ में है, हमारा एक उपनाम भी है, हमें मास्टर कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, हमें मास्टर कहते हैं बच्चे, ठीक है ना, तो आप लोग भी आराम से हमें मास्टर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मैं चलता हूं आगे, दिए के कॉलम ए को कॉलम बी में सुमेलिखित कीजिए और ध्यान देना, नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है, नियंत्रण और समन्वय तो होगा भाई साहब तंत्रिका तंत्र और पेशी ऊतक के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी है, लिखना, बात करना, कुर्सी घुमाना, कार्यक्रम समिति, बिल्कुल सही है, ये तो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल सर, ये ऐसी क्रियाएं हो गई। पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग का अनुमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क शरीर की सह स्थिति संतुलन के लिए, बिल्कुल सही बात है ये तो, है ना, अनुमस्तिष्क। एड्रिनल हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि, बिल्कुल, ये हमने मिलान कर दिए, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं, इसको अब जरूरत नहीं है, इसकी अब जरूरत नहीं है, क्लियर, ये हमने मिलान कर दी, अब आप लोग देख लेना। अब क्या पूछ रहा है, ये आपको एक फोटो दे रखा है, निम्नलिखित ए में अंडाशय के किस भाग को दर्शाता है, ये जो ए है, मैं ये चित्र आपको स्पष्ट रूप से आपके सामने लाना चाहता हूं, ठीक है ना, कि कौन सा चित्र इसने कहां से उठाया है, तो मैं आप ध्यान से देखना इधर, ये जो चित्र है, ये चित्र इसने कहां से उठाया, ये चित्र उठाया इस चैप्टर से, ठीक है ना। चलिए जल्दी से मैं बता दूं आपको, इस चैप्टर से इसने इस चित्र को उठाया और मैं चैप्टर के सामने ये चित्र आपके सामने बता देता हूं, देखो ध्यान से, बढ़िया चित्र है, और इस चित्र को आप लोगों को, ये रहा चित्र, ठीक है, इधर देखना, इतना भी आगे नहीं जाना है मालिक, पीछे जाइए थोड़ा, ये बढ़िया चैप्टर है, शानदार, 13 चैप्टर्स हैं आपने, और बिहार के अंदर तो वैसे ज्यादा है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपको कोई समस्या नहीं है, आपके 13 ही चैप्टर है अभी, ठीक है। ये बात अब देखिए ध्यान से, ये चित्र है, कौन सा चित्र है, ये चित्र है, मैं इस चित्र को आपके सामने आगे ले लेता हूं, ठीक है ना, ये चित्र अभी पूछ रहे हैं, ठीक है, चलिए, तो ये चित्र है आपके सामने, इस चित्र में आप लोग ध्यान से देख लो, मैं इस चित्र को बड़ा कर लेता हूं। इन्होंने क्या किया, मालिक ने क्या किया कि इस वाले भाग का नाम पूछा है, ये वाला भाग जो है ना, इसको नाम ए दे दिया, ए क्या है, ए अंडाशय के किस भाग को दर्शाता है, तो मैं बता दूं कि अंडाशय का ऊपर वाला भाग ए होता है ना, उसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। ये वाला भाग जो होता है ना, इसके अपन वर्तिका बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्तिका, स्टाइल बोलते हैं,
ठीक है ना। और ये बीच वाला पूरा भाग जो होता है ना, इसको हम अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय। मतलब कि इसको हम ओवेरी बोलते हैं। ठीक है भाई साहब जी, ये कौन सा ओवेरी है? ठीक है ना, ये ओवेरी है। और ओवेरी के ये जो बीच वाला भाग है ना, इसको बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड। ठीक है ना, ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है ना, मैं आपको बोनस पॉइंट दे रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछेगा। याद रखना, ये अंडाशय फल में बदलता है। किस में बदलता है? फल में, फ्रूट में बदलता है। किस में बदलता है? ये फ्रूट में बदलता है। याद रख लेना, कौन सा अंडाशय का कौन सा भाग फ्रूट बदलता है? बीजांड किस में कन्वर्ट होता है? बीज में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी हे। बोलो, है ना? ऐसे लग रहा है कि सर पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो। अरे भाई आराम से पढ़ो, तुम लोगों को मैं और बात अभी देखो ध्यान से, जब अपन और क्लियर करते रहेंगे चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि चीज़ों को पेपर काफ़ी बड़ा है, 3 घंटे का पेपर होता है, अपन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ध्यान रखना, ये राइट आंसर क्या है? वर्तिकाग्रह। क्या राइट आंसर है हमारा? वर्तिकाग्रह। इसका राइट आंसर क्या है? ये ए क्या है? तो ए का जो राइट आंसर है, ए जो है वो है वर्तिकाग्रह। क्लियर? याद रख लेना, ए क्या है? वर्तिकाग्रह। वो जगह, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, वो जगह जहां पर क्या होता है? निषेचन होता है। ध्यान रखना, मतलब पराग कणों का यहां पर निषेचन होता है। देख लो आप लोग चित्र, ये देखिए जो ए जगह दो दे रखी है ना, ये ध्यान रख लेना वर्तिकाग्रह है। क्लियर? परागकण तो इन्होंने ऑप्शन नहीं दे रखा ना, बिल्कुल मादा युग्मक वर्तिकाग्रह। ठीक है ना, ये वाला भाग वर्तिकाग्रह। जनरली ये ए दे रखा है इसने, ये वर्तिकाग्रह भाग है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, ये वाला भाग जो है ये वर्तिकाग्रह है। क्या है ये वर्तिकाग्रह है, उसको अपन ने यहाँ पे ले रखा है। ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान में रखनी। चलते चलते राहों में, ये चित्र आप बना लेना, ये चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसके अलावा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चित्र है वो है इसके ज्यादा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चित्र कौन सा है? इससे भी ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट चित्र जो है वो है पुष्प की। ठीक है ना, पुष्प की अनुप्रस्थ काट का चित्र। ठीक है ना, ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट चित्र। ठीक है ना, याद रख लेना, अनुप्रस्थ काट की संरचना जो होती है ना, वो पुष्प की जो है अनुप्रस्थ काट चित्र जो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हो भाई? ये क्या प्रश्न दिया है मालिक? इस प्रश्न को भी हमको करना पड़ेगा का? बिल्कुल बाबू, इसको भी तो करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, लेकिन महंगा तो नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सस्ता पड़ेगा। चलिए, यदि मटर के गोल हरे रंग, गोल हरे का मतलब है RRYY, क्रॉस करवाते हैं, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार का मतलब RR, पीले का मतलब ये दोनों समयुग्म ले लिए, संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? F1, यहां से गेमिट बार निकालो, इधर से R आया, इधर से Y आया, इधर से कौन आया? छोटा R आया, इधर से बड़ा Y आया। ये ना बड़े Y ऐसे लिखता हूं मैं। ठीक है ना, इन दोनों को अपन ने मिक्स कर दिया, ये तो क्या बन गए? गेमिट्स बन गए। इन दोनों गेमिट्स को अपन ने मिक्स कर दिया, इन गेमिट्स की बन गई ये F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, इधर से R R Y Y। इस प्लांट को हम क्या बोलेंगे? इस प्लांट को हम बोलेंगे, बड़े R का मतलब गोल और Y का मतलब पीला। ठीक है, बोलो कैसा बन गया? गोल पीला, गोल और पीले। ऑप्शन ए राइट। आगे चलता हूं, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, निम्नलिखित में से किससे संबंधित चित्र है? ये जो चित्र है ना, ये किससे संबंधित है? अमीबा में पोषण। अमीबा में क्या है? पोषण है। ये अमीबा में पोषण है, ध्यान रख लेना। अमीबा में पोषण किस विधि से होता है? एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस भी बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस याद रखना, अंतर्ग्रहण बोलते हैं, ध्यान रखना। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। ठीक है ना, एंडोसाइटोसिस का विभाग क्या है? फेगोसाइटोसिस। ठीक है ना, याद रख लेना, फेगोसाइटोसिस। ये बहुत सी इंपॉर्टेंट बात है। लो जी सर, हो गया है ना। केंद्रक ये है खाद्य कण है। क्या है? खाद्य कण। क्लियर? खाद्य रिक्तिका, और ये खाद्य रिक्तिका, यहाँ पर इसने भोजन का अंतर्ग्रहण लिखा होगा। ठीक है ना, बिल्कुल कूटपाद स्यूडोपोडिया बोलते हैं इनको। ठीक है ना, हाँ, फूड वैक्यूल और भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन। ठीक है, चलिए अगला, ऊर्जा प्रवाह। ठीक है ना, अब किसका पूछ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है कि ऊर्जा प्रवाह क्या होता है। तो एकदम इजी है, बताइए ऊर्जा प्रवाह क्या होता है? ध्यान रख लेना, ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक दिशिक होता है। कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल। याद रख लेना, यूनी डायरेक्शनल। क्लियर? ये बात ध्यान में रखना, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में एनर्जी जाती है। ओके, अब आगे आपके क्वेश्चंस कैसे? वर्णात्मक। ठीक है ना,
वर्णनात्मक क्वेश्चंस आ गए जहां पर आपको आंसर किसमें देने हैं, आंसर जो है आपको देने हैं इसमें, ठीक है ना। ये चीज अपने को मैंने सभी क्वेश्चन, अब जनरली इतना टाइम नहीं लगता, 50 मिनट का टाइम नहीं लगता, अपन में पूरा डिस्कस किया इसीलिए, बाकी तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाते, ध्यान रखना। अनंत पर रखिए, F2 पर बनेगा। किसकी बात कर रहा है ये, उत्तल लेंस, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, प्रकृति स्थिति बताना है, अनंत पर रखा है, F2 पर बना है, प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार बिंदु आकार, कैसा बनेगा, बिंदु आकार। इसके लिए आपको चैप्टर समझना पड़ेगा, इस चैप्टर की मैं थ्योरी करवा सकता हूं आपको। बिंदु आकार वास्तविक हमेशा कैसा बनता है, याद रख लेना, वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है ना। 2F1 पर रखा है, 2F2 पर बनेगा समान आकार का, कैसा बनेगा, समान आकार का बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको ये पीडीएफ में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अच्छा, हाँ जी, समान आकार का उल्टा हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। उल्टा हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक। 4 नंबर तो आ ही गए, ध्यान रखना। अच्छा, क्या बोल रहा है, F1 F तथा 2F1 के बीच में फोकस बीच F पर, ठीक है ना। हाँ जी, क्या बोल रहा है ये जो है अनंत पर रखा है, बिंदु आकार का बनेगा, F2 के बीच रखा है, ठीक है ना। E बनेगा बड़ा अत्यधिक विवर्धित, ठीक है ना। तो ये कहां पर बनेगा, ये बनेगा इंफिनिटी और 2F1 के मध्य, ठीक है ना। याद रख लेना, किताब ने इसने किसको क्या लिखा है, 2F1 से परे, क्या लिखा है, 2F1 से परे, ठीक है ना। और बड़ा अत्यधिक विवर्धित, ये भी कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। क्लियर, ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर, ओके। 2F1 ही 2F2 हो जाएगा, 2F2 से परे, ठीक, इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी है। ओके, अगला क्या है, फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच जी किस तरफ बन रहा है, हाँ ये बनेगा, ये बनेगा बिंब की तरफ, क्या लिखोगे, बिंब की तरफ, बिंब की तरफ, जो बिंब है उसी की तरफ बनेगा, ध्यान रख लेना। क्लियर है। और आकार में ये हमेशा कैसा बनेगा, आकार में बनेगा बड़ा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा, ध्यान रख लेना। क्लियर। और आभासी सीधा, ये तो दे ही दिया, ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी है, कैसा बनेगा, आभासी सीधा और बिंब से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ये चीज आपने लिख ली भाई साहब। और बोलो, क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई, इतनी चीज, हाँ जी, है ना। और कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो दे दे ध्यान से, ठीक है ना। ओके 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 ओके, हैं जी। बड़ा बन गया, बड़े के ब्रैकेट में आप विवर्धित लिख सकते हो, ठीक है ना। बड़े के कोष्टक में क्या लिख सकते हो, विवर्धित, लो जी, बस ये हो गई पूरी सारणी। आगे, वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखिए ध्यान से, चित्र बनाता हूं मैं आपको, इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष में ध्यान रख लेना, इंद्रधनुष में आप ऐसी सीधी सीधी चीजें लिख सकते हो। इंद्रधनुष में आप लोग पहले तो लिख लेता हूं मैं, लैंग्वेज देखो ध्यान से, ठीक है ना। क्लियर। वर्षा के पश्चात, वर्षा के पश्चात बोला ना, वर्षा की सूक्ष्म बूंदे, सूक्ष्म बूंदे छोटे प्रिज्मों की भांति व्यवहार करती है, छोटे प्रिज्मों की भांति व्यवहार करती है, लिख लेना, छोटी प्रिज्मों की भांति व्यवहार करती है, उन पर गिरने वाला प्रकाश पहले अपवर्तित, पहले तो क्या होता है, अपवर्तित, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तित, पूर्ण आंतरिक परावर्तित, व अंत में पर क्या बोलते हैं उसको, विवर्तित, विवर्तन होता है, ध्यान रखना, विवर्तित, ठीक है ना, होकर बूंद से बाहर निकलता है, बूंद से बाहर निकलता है, ठीक है ना। इससे ठीक है ना, प्रकाश के 7 रंग, कौन से 7 रंग, VIV GYOR, ठीक है ना, दिखाई देते हैं,
इसे इंद्रधनुष रेनबो, ठीक है ना, इंद्रधनुष रेनबो कहते हैं। इतनी लाइन लिखनी है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। और एक लाइन लिख लेना नीचे, ठीक है ना। इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। इंद्रधनुष, ठीक है ना, इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। क्या है? इंद्रधनुष, ठीक है ना, इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब समझते हो ना, जब प्रकाश 7 रंगों में किसी प्रिज्म से निकले और 7 रंगों में विभाजित हो जाए, स्पेक्ट्रम है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब मैं समझाऊं कि बना कैसे, ठीक है ना। अब मैं आपको समझा दूं कि ये बना कैसे, तो इधर देखो मेरे दोस्त, ठीक है ना। कैसे बना इसको समझो। यहाँ पे ये मान लो कि एक पानी की बूंद है। ये क्या है? पानी की बूंद है, ध्यान रख लेना। अब ये पानी की बूंद है, इस पानी की बूंद के ऊपर क्या गिर रहा है? अब ध्यान से देखना, इसके ऊपर एक लाइट प्रकाश किरण आ रही है, देखो ध्यान से। ये इधर से प्रकाश किरण, सूर्य की प्रकाश किरण इसके अंदर आई, ठीक है ना। ध्यान से सुनना बात को। जैसे ये प्रकाश किरण आई तो यहां पर आकर ये क्या होगी? प्रकाश किरण, यहां पर प्रकाश किरण का अपवर्तन हो गया, इस जगह टकराई प्रकाश किरण, ठीक है। ध्यान से देखना, अपवर्तित हो गई। यहां से जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन यहां पर टकरा कर ये मुड़ गई प्रकाश किरण। अब मुड़ने के बाद में इस लाइट का क्या हुआ? ये लाइट यहां पर मुड़ी तो इसके बाद में इस लाइट का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। क्या हो गया? इस लाइट का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी दिशाएं इंपॉर्टेंट है, इधर से इधर आ रही है प्रकाश, अब इधर जा रहा है, अब इधर जा रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ तो इस लाइट से कितनी प्रकाश किरणें निकली? 7 प्रकाश की किरणें निकली। पहला प्रकाश किरण कौन सी निकल गई? रेड, जो कि सबसे कम मुड़ी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी, ठीक है ना, बैंगनी, ठीक है। बैंगनी मैं कैसी बना लूं आपके सामने? इस तरीके का बैंगनी होता है, ठीक है ना। मैं बैंगन वाला कलर एग्जैक्ट तो मैच लगभग मैं जनरली मैच कर दूंगा आपके, ठीक है ना। यहां से ये इस तरीके की लाइट आ गई, ये बैंगनी, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद में इंडिगो, ठीक है ना, गहरा नीला। अरे भाई ये इंडिगो, ये इंडिगो हो गया, ठीक है। इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी। इंडिगो के बाद में हाँ VIB ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू आ गया, ठीक है ना। BG ग्रीन, ये ग्रीन आ गया, ठीक है ना। ये ग्रीन हरा आ गया, VIBG, ठीक है ना, ग्रीन। Y येलो, येलो जी येलो आ गया, ठीक है, बिल्कुल सर, ये येलो आ गया, ठीक है ना। VIBGYO ऑरेंज, येलो जी ऑरेंज आ गया, ठीक है ना। अब देखो आप लोग कितने प्रकाश के रंग आ गए? 7 रंग आ गए। क्लियर बात इतनी? हाँ जी, ये कितने रंग आ गए आपके सामने? 7 रंग आ गए। कितने रंग आ गए? 7 रंग आ गए। क्या दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? मैं नाम लिखता हूं सातों के सातों प्रकाश किरणों के, ठीक है ना। सातों की सातों प्रकाश किरणों का नाम लिखता हूं। सबसे पहले VIBGYOR, ये विबग्योर, विबग्योर को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम का मतलब ये क्या है? ये एक प्रकार का इंद्रधनुष बन गया। क्लियर? ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। क्या बन गया? इंद्रधनुष। समझ में आई क्या बात इंद्रधनुष की? बिल्कुल सर, ये बात समझ में आ गई। ये बन गया इंद्रधनुष, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हुआ? ये चीजें भी लिख लो आप लोग, फटाफट लिख लो। यहां पर तो क्या हुआ? पहली बार प्रकाश का क्या हुआ? यहां पर हुआ अपवर्तन, ठीक है ना। यहां पर अपवर्तन, यहां पर क्या हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। याद रख लेना, कंप्लीट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। और यहां पर क्या हुआ? यहां पर हुआ डिस्प्रेशन, ठीक है ना। याद रख लेना, डिस्प्रेशन। क्लियर? ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। विवर्तन हुआ। क्या हुआ? विवर्तन, ठीक भाई साहब। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इस जगह पर विवर्तन हुआ, कितनी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है ना। याद रह जाएगी क्या? बिल्कुल सर, याद रह जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, बिल्कुल। इतनी चीजें आपको याद रह जाएगी तो ये इंद्रधनुष निर्माण। क्या है? इंद्रधनुष निर्माण, ठीक है ना। क्लियर? मैं यहां लिख लेता हूं आपके सामने, इधर लिख लेता हूं इंद्रधनुष निर्माण, इंद्रधनुष निर्माण, ठीक है ना। क्लियर? ये चीज ध्यान में रखना है, इंद्रधनुष निर्माण। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सर, इंद्रधनुष का निर्माण हमने समझ लिया। ये इस तरीके से होता है। ये क्या है? जल की बूंद है।
ये कौन है? वाटर ड्रॉप, ठीक है ना, याद रख लेना। ये क्या है? जल की बूंद। किसकी भांति व्यवहार करती है? जल की बूंद भांति व्यवहार करती है, प्रिज्म की भांति। बहुत सारी बातें मैंने लिखवा दी आपको यहाँ पे, और ये चीजें आपको याद रखनी है मेरे दोस्त। चलता हूं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये है, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? लो जी, ठीक है ना, हाँ जी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? इधर देखो, क्वेश्चन को थोड़ा समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, अभी क्वेश्चन अपने को ये बोल रहा है कि सर निम्नलिखित देखकर, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। हाँ, देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 नंबर के प्रश्न है, ठीक है ना। ये कौन सा नियम है? तर्जनी। उपरोक्त किस नियम को दिखाता है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। किसको दिखा रहा है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग, ठीक है ना, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। वाम हस्त नियम। क्लियर? ओके सर, ठीक है। फिर क्या बता? तर्जनी, ये वाला हाथ है, ध्यान रखना। और आपको इसको याद रखने का कारण, इसके याद रखने का नाम क्या याद रखना है आपको? जब भी इसको याद करना हो, आप नाम याद करना FBI, ठीक है ना। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। फोरेंसिक ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, फॉरेन ब्यूरो, ना, फॉरेन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ये ध्यान रखना। FBI जो है वो अमेरिका की पुलिस है, ध्यान रखना। FBI ये पूरी अमेरिका की एक एजेंसी है, ध्यान रखना। पुलिस एजेंसी या खुफिया एजेंसी मान सकते हो, FBI, ठीक है ना। अपन फिल्मों में देखते हैं ना, FBI आ गई, FBI आ गई, वो FBI है। FBI, 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 ठीक है ना। FBI, अंगूठा F को, अंगूठे का मतलब क्या है? तर्जनी। तर्जनी का मतलब है ये वाली अंगुली। तर्जनी किसको दिखा रही है? B को। B का मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये किसको? B को। किस तर्जनी किसको दिखा रही है? तर्जनी दिखा रही है चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है, बिल्कुल सर। मध्यमा किसको दिखा रही है? I को। I का मतलब धारा की दिशा। धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये भी लिख सकते हो आप लोग इसमें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और अंगूठा बल की दिशा की ओर संकेत करेगा, ठीक है ना। बल की, चालक पर लगने वाले बल की दिशा, ठीक है ना, ध्यान रखना। चालक पर आरोपित बल की दिशा में, आरोपित बल की दिशा, बल की दिशा। क्लियर? इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी है, हो जाएगी याद इतनी बात? बिल्कुल सर। आगे चलते हैं हम लोग। ये क्या क्वेश्चंस है? इन क्वेश्चंस के जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को जवाब समझ लो मेरे से। हाँ, भू संपर्क तार का क्या अर्थ है? धातु के आवरण वाले सांद्रित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? भू संपर्क तार क्या है? ध्यान से देख लो इधर, ठीक है ना। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 4 है। 4 का पहला, पहला ये ना, हाँ नहीं, इधर नहीं, इधर 4 का A, ठीक है भाई। अपन किसका आंसर दे रहे हैं? 4 के A का आंसर दे रहे हैं भाई, ठीक है ना। ये चौथे का A, भू संपर्क तार, ठीक है ना। भू संपर्क तार लिखो। भू संपर्क तार परिपथ में प्रयोग किया जाने वाला, जाना है, ये क्या लिखा? किया जाने वाला, ठीक है ना, जाने वाला सुरक्षा उपाय है। क्या है? सुरक्षा युक्ति है, याद रख लेना, सुरक्षा युक्ति है, ठीक है ना। जो, क्या पूछ रहा है आगे? हाँ, धातु के आवरण वाले सांद्रित्रों को, ठीक है ना, जो धातु के आवरण वाले सांद्रित्रों में, ठीक है ना, सांद्रित्रों में यूं समझ लो अतिरिक्त, ठीक है ना, अतिरिक्त, या यूं समझ लो, अतिरिक्त नहीं लिखकर अपन लिखेंगे कि लीक धारा, ठीक है ना, को, ठीक है ना, पृथ्वी में भेजता है, पृथ्वी में भेजता है। क्लियर है? ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, कहां भेजता है ये ध्यान रख लेना। लिख लो इसको आराम से, जल्दी से लिख लो भाई साहब, ठीक है ना। भू संपर्क तार परिपथ में प्रयोग किया जाने वाला क्या है? एक प्रकार का, ठीक है ना, सुरक्षात्मक रास्ता है। ओके, हाँ, ठीक है ना, ओके। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है, जिससे पृथ्वी में भेजता है, जिससे, जिससे उपयोगकर्ता को, ठीक है ना, उपयोगकर्ता को झटका नहीं लगे। क्लियर है? झटका
नहीं लगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, संक्षिप्त रूप से वर्णन कीजिए। ठीक है ना, क्या है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव? किसने दिया भाई साहब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव दिया जूल ने। किसने दिया भाई साहब? जूल ने दिया। क्या कह सकते हैं? उच्च प्रतिरोध वाले चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। लिखो, उच्च प्रतिरोध वाले चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। मैं बिहार का पेपर भी इसकी वीडियो पे इसके बाद में अपलोड करने वाला हूं भाई साहब। ठीक है ना, तो वह गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना, तापीय प्रभाव कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, इसे जूल का, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, इसे जूल ने प्रतिपादित किया। जूल, ठीक है ना, याद रख लेना किसकी बात कर रहे हैं? जूल ने प्रतिपादित किया। क्या किया? प्रतिपादित किया। क्लियर क्या बात इतनी? बिल्कुल सर। जूल का तापन नियम हमको क्या कहता है? जूल का तापन नियम कहता है H बराबर I स्क्वायर आर टी। मेरे दोस्त ये नियम आप लिख लोगे, नंबर सीधा दे देगा आगे वाला। इतनी बात लिखनी है और कुछ लिखना नहीं, ध्यान रखना। प्रवाहित धारा उस उत्पन्न ऊष्मा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती, उस समय के समानुपाती जिस समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। चलिए भाई साहब, ये वाली बात समझ में आ गई हो तो बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। हाँ जी, इसके बाद में क्या क्वेश्चन है? इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन है, ये देखिए ध्यान से, इसका आंसर दे दिया, इसका दे दिया। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम का संयोजन उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों पर न्यूनतम धारा पहुंचेगी और सभी प्रतिरोधकों पर, ठीक है ना, धारा न्यूनतम रहेगी, विभवांतर समान रहेगा। अलग अलग उपकरण जो है एक समय में एक साथ में, जिस उपकरण को कम धारा चाहिए वो उपकरण एक साथ में उड़ सकता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखनी। विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इनका प्रतिरोध न्यूनतम होता है। सीधी लाइन लिख लेना, क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि इनका प्रतिरोध का मतलब आर न्यूनतम होता है। ठीक है ना, न्यूनतम होता है इसीलिए। ठीक है ना, ओके। किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल परिवर्तन के साथ किस प्रकार से परिवर्तित है? ठीक है ना, क्या बोल रहा है? प्रतिरोध आर समानुपाती 1/A। इसका मतलब है ए बढ़ेगा, है ना, मतलब प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा, मतलब ए अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका उल्टा क्या है? ए अगर घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, ओके ओके ओके। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, हाँ जी, हाँ, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अपन लिख लेना एक लाइन अगर आप लिखो तो, तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है ना, संयोजन का उपयोग तुल्य, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है ना, बढ़ जाता है। वह संयोजन की वोल्टता समान रहती है। ठीक है ना, हाँ जी, वोल्टता समान रहती है नहीं, वोल्टता अस्थिर रहती है। ठीक है ना, याद रखना, असमान लिख लो ना, सीधी बात, असमान, वोल्टता असमान रहती है। ठीक है ना, असमान रहती है, जिससे एक उपकरण खराब हो गया तो सभी उपकरण खराब हो जाएंगे। ध्यान रखना, एक उपकरण के खराब होने पर सभी उपकरण खराब हो जाएंगे। एक उपकरण के खराब होने पर, ठीक है ना, खराब होने पर सभी उपकरणों पर प्रभाव पड़ेगा। क्लियर? ये चीज अपने को ध्यान में रखनी मेरे दोस्त।
ओके, आगे चलूं, आगे वाले क्वेश्चनों का जवाब मैंने दे दिया। अब ध्यान से देखिए, मात्र 4 क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट बस क्लियर करते हैं अपन लोग, घंटे के मतलब 15-20 मिनट के अंदर क्लास को पूरा करते हैं। एक यौगिक सी अणु सूत्र क्या है सी का, ये धातु से अभिक्रिया, सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है। इस क्वेश्चन को हम बड़े शानदार तरीके से करने वाले हैं, ध्यान देना, गौर फरमाना। इस क्वेश्चन का हम देने वाले हैं आपको एक स्टैंडर्ड आंसर, ठीक है ना। अच्छा देखिए ध्यान से, धातु यौगिक सी का सूत्र क्या है C2, ठीक है ना, अणु सूत्र C2, ठीक है ना। धातु का यौगिक है, ठीक है ना, एक यौगिक है, धातु नहीं, एक यौगिक C सोडियम धातु से अभिक्रिया यौगिक R बनाता है। C और किससे रिएक्शन करता है, सोडियम धातु से, सोडियम धातु का मतलब Na, इससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, R बनाता है, ठीक है ना। तथा एक गैस मुक्त होती है जो पोप ध्वनि के साथ में जलती है, मतलब गैस पोप ध्वनि के साथ में जो ध्वनि वो होती है H2, हमेशा किसके साथ में जलती है, पोप साउंड के साथ में जलती है, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखनी, H2 गैस निकल गई, क्लियर बात। अब ध्यान से समझना, यहां पर जो बात आप समझोगे कि कौन सा ऐसा यौगिक है, जो यौगिक, ध्यान रख लेना, जो यौगिक धातु के साथ में रिएक्शन करके धातु के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देने का काम करता है, ये यौगिक, ये जो यौगिक होगा, ये यौगिक होगा एथेनोइक अम्ल। कौन होगा, एथेनोइक अम्ल, CH3COOH। इसकी रिएक्शन हम Na के साथ में करवाएंगे, तो ये हमारा जो C यौगिक है वो ये है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला आप देख लो भले, C क्या बोल रहा है, C2H4O2, C2 और H4 और O2, बिल्कुल सही है। Na इसने रिएक्शन करी, R यौगिक बनाया। अब ये जो R यौगिक है वो क्या होगा, CH3, ध्यान रख लेना, CH3COONA, और इसके साथ में क्या निकल जाएगी, H2 निकल जाएगी, ये गैस, ठीक। तो ये C यौगिक, यहां 2 लगा दो, यहां भी 2 लगा दो, यहां भी 2 लगा दो, ये हो गया बैलेंस। तो पहला C और R तो अपने को मिल गए, ये तो लिख लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले अपने को मिला C क्या है, C है CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, एसिटिक एसिड, ठीक है भाई साहब। ये तो एसिटिक एसिड है, बिल्कुल सर, ये तो एसिटिक एसिड है। फिर किसकी बात कर रहा है ये, फिर आपको बात कर रहा है, देखना ध्यान से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब किसकी बात कर रहा है, अरे अरे अरे, इतना बड़ा भी नहीं, इतना छोटा भी नहीं करना तेरे को, ठीक है भाई। अब जिसकी ये बात कर रहा है वो है R, तो R भी हमने निकाल दिया। R कौन है, सोडियम एसीटेट, CH3COONA, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, याद रख लेना, क्या नाम है, सोडियम, अरे हाँ सही है, सोडियम एसीटेट, बिल्कुल सही लिखा है, सोडियम एसीटेट, ये बात आपको याद रखनी है। अब क्या बोल रहा है, हाँ, यौगिक C अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल A से अभिक्रिया करता है। यौगिक C का मतलब समझ गए ना, यौगिक C का मतलब होता है ये CH3COOH, ये किससे रिएक्शन करता है, A से, किसकी उपस्थिति में, एसिड की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है ना। और क्या बनाता है, ध्यान से देखना, अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया, ठीक है ना। हाँ, एक मीठी गंध युक्त यौगिक S बनाता है, मीठी गंध युक्त S, ठीक है ना। और S की गंध कैसी है, मीठी गंध, क्या संकेत दे रहा है, मीठी गंध किसकी होती है, मीठी गंध होती है एस्टर की, किसकी होती है, एस्टर की, ये हिंट दे रहा है, अपने को ध्यान रखना, S, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, वो बनाता है, ठीक है ना, C। अब देखिए ध्यान से, अब आगे क्या बोल रहा है, एस्टर। अब ध्यान से देखना, एस्टर जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये S हो गया, इस S का फॉर्मूला हम यहाँ डिकोड कर लेते हैं। S का फॉर्मूला हो जाएगा, इधर देखना, अब ध्यान, अब इसका S नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब ध्यान से देखो, ये रिएक्शन वापस से दोबारा लिखता हूं मैं यहाँ पे, CH3COOH यौगिक A CH3OH, ये अल्कोहल है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये ध्यान से देखना, ये वैसे अगले में मिल जाएगा, लेकिन CH3OH है, ये अल्कोहल है। ये अल्कोहल एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, मतलब अम्ल के प्रेजेंस में, ठीक है, और S बनाता है। S में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, CH3COOCH3, ये है एस्टर। ये कौन है, ये आपका S यौगिक है। S यौगिक का सूत्र देख लो, क्या बोल रहा है ये, C3 और H6 और O2, यही सूत्र है ना, ठीक है ना। S का सूत्र क्या है, S का सूत्र है, इधर देखो, S का सूत्र है C3H6O2, ठीक है ना। इस S का सूत्र क्या है, S का सूत्र है C3
H6O2। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब S मिल गया अपने को, A मिल गया, ये मिल गया A का सूत्र भी इसने दिया था। A का सूत्र क्या है? A से अभिक्रिया कर मिट्टी। A का सूत्र नहीं दिया, चलिए ठीक है। हाँ, C में NaOH मिलाने पर ये R तथा जल देता है। C जो है ना, C कौन है? ये C है, ये C है ना, बिल्कुल सर, ये है C, ठीक है ना। C+A की अभिक्रिया, C के अंदर अपन ने NaOH मिलाया। तो अब इसको यहां पर एंड करता हूं मैं। बहुत लंबी रिएक्शन है, ये ध्यान रख लेना। ये बहुत सारे बच्चे जो केवल टॉपर बच्चे हैं ना, वो अलग करने के लिए ये क्वेश्चन, ये अभिक्रिया क्यों दी? ताकि टॉपर बच्चे, क्रीम बच्चों को वो अलग कर ले। अब इसमें से जिसका दिमाग खराब होकर जो निकल गया ना, समझ लो आपके क्वेश्चन तो गए भाई साहब। अब बोल रहा है कि जो C है ना, वो अभिक्रिया करता है NaOH के साथ में। ये लो जी, C स्टेप बाय स्टेप बोल रहा है। C NaOH से अभिक्रिया करता है। C ने NaOH मिलाने पर R तथा जल देता है। क्या देता है? R प्लस जल। जल का मतलब H2O। R कहां है? अब बताइए, R कहीं आया क्या अपने पास में? अभी तक पीछे R नहीं आया क्या? R नहीं आया? अच्छा, यौगिक R बनाता, R ये रहा ना, CH3COONA। R तो हमें पता है, इसका मतलब R का मामला अपने को पहले से पता है। R कौन है? R जो है वो है CH3COONA, सोडियम एसीटेट है, प्लस में क्या बना हुआ है? जल बना हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन हो गई इस तरीके से। इधर कौन लिखा हुआ है? NaOH। NaOH किससे अभिक्रिया करेगा? ये बनेगा, ठीक है ना। तो C से ही करेगा ना, तो C का तो फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है ना, ठीक है ना। तो ये भी तो पता है ना, C तो पहले से पता है अपने को। C क्या है? C है अपने पास में CH3COOH, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। एसिड और बेस की रिएक्शन है, एसिड और बेस रिएक्शन करके सोल्ट और H2O बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। ओके, फिर अगली बात क्या कर रहा है? ये क्या बन गया? R बन गया। R भाई आ गया, ये आपका C है, बिल्कुल सही। अब क्या पूछ रहा है? हाँ जी, R देता है। अच्छा, NaOH विलयन से अभिक्रिया कर पुनः R तथा A देता है, ठीक है ना। S जो है वो NaOH से अभिक्रिया करेगा। S कौन है? S निकाला हमने, ये क्या है? ये एस्टर है। ये कौन है भाई साहब? ये एस्टर है, याद रख लेना, ये एस्टर है, ठीक है ना। एस्टर की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? एस्टर की अभिक्रिया करवाते हैं। यहां पर मैं इसको थोड़ा एकदम छोटा कर देता हूं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, इधर छोटा कर देता हूं इतना, ठीक है ना। ये तो आपको दिख ही जाएगा क्योंकि ये बोर्ड मेरा क्लीन लिखा हुआ है, तो आपको क्लियर दिख जाएगा। अब ये पूछ रहा है S अभिक्रिया करेगा NaOH से, यही लिखना ना, S NaOH से अभिक्रिया करेगा। S का मतलब क्या है? अब ध्यान से देखना, अब ये पूछ रहा है और क्या बोल रहा है? S प्लस NaOH, ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ये अभिक्रिया करके बना रहा है, ये S NaOH से R और A देता है, ठीक है ना, R प्लस A, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना। R कौन है? ये रहा। अब देख लो ध्यान से, अब ये तो एकदम इजी हो गया, ध्यान रखना। S का सूत्र अपने को पहले से पता है, CH3COO ठीक है ना, यही है ना, बिल्कुल सर यही है। प्लस NaOH, बिल्कुल सही बात है एस्टर। ये साबुनीकरण अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? साबुनीकरण। R क्या है? CH3COONA प्लस A क्या है? CH3OH। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये अभिक्रिया है ना। ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है? ये वाली जो अभिक्रिया देख रहे हैं ना अपन लोग, ये साबुनीकरण है। क्या है? साबुनीकरण। अरे साबुनीकरण क्या हो रहा है? इन्हें सुबुनीकरण कहां से आ गया? ये कहा गया साबुनीकरण, ठीक है ना। ये साबुनीकरण अभिक्रिया सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है। अब आपसे पूछा कि किस किस के नाम पूछ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है कि CRAS के नाम। C और R तो हमने यहां लिख दिया, A और S के नाम यहां लिख लेते हैं, ठीक है ना, अगले पेज पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे किसका? C का, फिर लिखेंगे R का, फिर लिखेंगे A का, फिर लिखेंगे S का। इन सब के नाम अपना लिखना अपना जरूरी है भाई साहब, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखनी, सबसे पहले CRA और S, ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले C कौन है? एसिटिक एसिड, CH3COOH। R कौन है? CH3COONA, ठीक है ना। A कौन है? CH3OH, बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब। S कौन है? एस्टर, CH3COOCH3, ठीक है ना। नाम लिखने के लिए बोले तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप मास्टर से पढ़ रहे हो भाई साहब, ठीक है। इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या नाम है? एसिटिक अम्ल। ऐसे प्रश्न आपको नीट और जेई की तरफ लेकर जाते हैं, ध्यान रखना। सोडियम एसीटेट, क्या नाम है? सोडियम एसीटेट। क्लियर भाई साहब, इतनी बात अपने को ध्यान में रखना है। मेथेनॉल, क्या नाम है? मेथेनॉल, मेथेनॉल।
क्लियर, बहुत जहरीला होता है भाई साहब, एथेनॉल का छोटा भाई, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एस्टर, क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, ध्यान रखना। एथिल मेथेनोएट बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, ठीक है ना, ध्यान रखना। एथिल मेथेनोएट, एथिल सॉरी मेथिल एथेनोएट, क्या नाम हो जाएगा इसका भी, मेथिल एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट, ठीक है ना, एथेनोएट, क्लियर। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी, मेथिल एथेनोएट हो गया इसका नाम, ठीक। एस्टर है ये, मृदु गंध होती, इसकी मीठी गंध होती, ध्यान रखना, क्या होती है, मीठी गंध, क्लियर। ये चीज, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है इत्र बनाने में, इत्र और सुगंध वाली चीजें जो होती है उसको बनाने के लिए किया जाता। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस में साफ करने, ठीक है ना, क्या प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है ना, देखो ध्यान से मेरे दोस्त, अपने से ये प्रश्न जो पूछ रहा है, बढ़िया प्रश्न पूछ रहा है। हाँ, तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं, तो ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है, क्योंकि तांबे या, ध्यान रखना, तांबे या मलिन बर्तन के ऊपर जो परत होती है ना, तांबे के ऊपर जो परत होती है, मैं इस क्वेश्चन का जवाब यहां नीचे लिख लेता हूं, ठीक है ना, क्वेश्चन का जवाब यहां लिख लेता हूं, 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब यहां, ठीक है ना, ये 6 और 6 का पहला, ठीक है। तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली से साफ करने पर ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है, क्यों प्रभावी है, ध्यान से देखना इधर, क्योंकि 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 ध्यान से सुनना बात को, क्योंकि हाँ, तांबे के बर्तनों में जमी परत सारीय होती है, ठीक है ना, सारीय होती है, क्लियर है, हाँ, क्या होती है, सारीय होती है, ठीक है ना, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। हाँ जी, 1 मिनट, हाँ जी, ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, क्योंकि तांबे के बर्तन में जमी परत सारीय होती है, जिससे, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, हाँ जी, हाँ, जिससे खट्टे पदार्थ, ठीक है ना, क्रिया करके लवण बनाकर साफ कर देते हैं, क्लियर है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, तो खट्टे पदार्थ साफ कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से, गर्म जल टैंक बनाने में उपयोग, हाँ जी, इसको मैं यही लिख लेता हूं, बनाने में उपयोग, परंतु इस्पात का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ध्यान रखना, तांबा जो होता है, ध्यान रखना, ऊष्मा का अच्छा चालक, ठीक है ना, याद रखना, ऊष्मा का अच्छा चालक, वह भाप व जल से अभिक्रिया नहीं करता, भाप और जल से क्रिया नहीं करता, ठीक है ना, क्रिया नहीं करता, क्लियर, ये हो गया, इस वजह से इस्पात जल्दी क्रिया कर लेगा, ध्यान रखना। कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की काली हो जाती है, हाँ, सिल्वर सल्फाइड के कारण, सिल्वर सल्फाइड के कारण, याद रख लेना, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है ना, Ag2S के कारण, ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान रखना है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, जिंक अधिक क्रियाशील है, ठीक है ना, याद रख लेना, Zn अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील, अब जल्दी जल्दी क्लियर करता हूं, क्रियाशील, व टिन का मतलब Sn कम क्रियाशील, ठीक है ना, ये बात अपने को याद रखनी है, ये कम क्रियाशील होता है, इतना। आगे बताता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना, जल्दी से बताइए फटाफट। अगला क्वेश्चन जो है वो है अपना, क्या क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण, ठीक है ना, विद्युत अपघटनी परिष्करण में क्या होता है, ठीक है ना, हाँ, शुद्ध धातु, इतना याद रख लेना, शुद्ध धातु, ठीक है ना, शुद्ध धातु कैथोड बनाया जाता है, ठीक है ना, क्लियर, और अशुद्ध धातु की मोटी परत होती, ध्यान रखना, अशुद्ध धातु बनाया जाता है एनोड, क्लियर है, और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। विरंजक चूर्ण, ठीक है ना, सूत्र क्या होता है, CaOCl2, है ना। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में आप लिखोगे जल में घुलनशील, ठीक है ना, जल में घुलनशील, क्लियर, केरोसिन पेट्रोल में अघुलनशील, MPBP उच्च, MP व BP मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखना, है ना, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है ना, ओके। ठोस अवस्था में कुचालक, ठोस अवस्था में क्या होते हैं,
कुचालक, और द्रव अवस्था में क्या होते हैं, सुचालक। क्लियर, इतनी चीज अपने को ध्यान में रखनी है, सुचालक। क्लियर, ओके। समीकरण को संतुलित करना एकदम इजी काम है, ये तो कुछ है ही नहीं, ध्यान रखना। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, CaOH की होल ट्वाइस प्लस CO2 अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल, ये तो हो गई सीधी सीधी, ठीक है ना। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक का मतलब होता है Zn, इसको मैं यहीं कर लेता हूं, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब होता है AgNO3, ठीक है ना। जिंक नाइट्रेट हो जाएगा, जिंक नाइट्रेट है ना, ZnNO3 की होल ट्वाइस प्लस 2Ag। क्लियर, तो इसके आगे 2 लगा देना, ये संतुलित हो गया। फिर क्या है, एल्यूमिनियम पर कॉपर क्लोराइड, ठीक है ना, एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड, मैं आगे लिख लेता हूं एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड की, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 रिएक्शन AlCl3 प्लस Cu, है ना। 3 का मतलब इधर 2 ले लो, तो इधर 2 ले लिया, इधर 2 लेने का मतलब इधर 3 ले लो, इधर 3 ले लो, ये हो गया आपका 3 नंबर वाला समीकरण। ठीक है भाई, अगला समीकरण 4 नंबर वाला क्या बोल रहा है, 4 नंबर वाला बोल रहा है बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम K2SO4 रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा, BaSO4 प्लस, ठीक है ना, 2KCl, ठीक है ना। ये हो गया 5 नंबर समीकरण। आगे देखिए, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 गैस क्रिया करके 2HCl बना लेंगे, ये हो गया 6 नंबर। आगे जल्दी से बताइए, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड ZnCO3, इसको किया हमने गर्म, ZnO प्लस CO2 बनेगा। ये लो जी, सब के समीकरण संतुलित करके आपके सामने मैंने लिख दिए। अगला क्वेश्चन क्या है, पैराग्राफ तुम पढ़ लेना, मैं उत्तर दे देता हूं सीधा, ठीक है भाई साहब, ओके। हाँ जी, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। पौधे जो होते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, किस विधि के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी। फिर क्या है, स्वपोषी विषमपोषी में क्या अंतर है, स्वपोषी, ठीक है ना, स्वपोषी भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना, भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। और विषमपोषी में क्या हो जाएगा, विषमपोषी भोजन के लिए स्वपोषी पर निर्भर, ठीक है ना, भोजन के लिए स्वपोषी पर निर्भर, ठीक है ना, याद रख लेना, स्वपोषी पर निर्भर करते हैं। क्लियर भाई, बिल्कुल सर। अगला क्या है, भोजन बनाने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण, पौधों में भोजन बनाने के समीकरण का, 6CO2 प्लस 12H2O रिएक्शन, क्या लिखोगे, सनलाइट, सनलाइट का मतलब सूर्य का प्रकाश ही लिख लेता हूं, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जल्दी करवा रहा हूं, थोड़ा टाइम बताते हैं अपन लोग। और ये क्लोरोफिल में होगा, कहां पर होगा, क्लोरोफिल, ठीक भाई, ओके। क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये वेपर के रूप में बनेगी। हाँ जी, पौधों में भोजन किस रूप में संचित किया जाता है, पौधों में जो भोजन संचित होता है, ध्यान रख लेना, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में, स्टार्च यानी कि मंड के रूप में। क्लियर, ये बात अपने को ध्यान में रखनी। अगला प्रश्न, इसमें देख लेना ABCD, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये चित्र आप यहां से देख सकते हो, मैंने चित्र भी ऐड कर रखा है आपके सामने, ठीक है ना। तो यहां से आपके जो आंसर है वो मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से, ये तो आपका क्या है, ये तो A है, ये क्या है, A, और ये वाला जो उत्तर है ये किसका है, B का है। ये वाला उत्तर किसका है, ये A का है, सॉरी A का नहीं है, ये C का है, D का है, ठीक है ना, एक मिनट देखने दो। अच्छा, ये B और ये C, ठीक है ना, ये आंसर जो है, ये आंसर है C का। और ये जो बोमेन संपुट है ना, ये आंसर किसका है, ये D का है, ठीक है ना। ये बात याद रख लेना, आंसर जो है वो नेक्स्ट पेज पर आंसर ले रखे हैं, ठीक है ना, ओके। आगे चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, अंतर स्पर्श की, उत्पादक भोजन, ध्यान रखना, उत्पादक भोजन बनाने वाले, ठीक है ना। उत्पादक कौन होते हैं, याद रख लेना, उत्पादक में क्या लिखोगे, उत्पादक का मतलब भोजन बनाने वाले, भोजन बनाने वाले, ठीक।
ओके, उपभोक्ता का मतलब भोजन खाने वाले, भोजन खाने वाले कंज्यूमर बोलेंगे। हाँ, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। कौन होते हैं? शाकाहारी। क्लियर। और तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी या सर्वाहारी। ठीक है ना, याद रख लेना, मांसाहारी या सर्वाहारी। क्लियर, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। फिर ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है? कौन से रसायन ओजोन परत के अपेक्षा के लिए उत्तरदायी है? रसायन का नाम लिखवा देता हूं, CFC। ठीक है ना, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निर्माण किस तरीके से होता है? O2 आगे जाकर O को साथ में जुड़ जाती है और O3 बन जाता है, ध्यान रख लेना। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, पाचन प्रक्रिया का संक्षिप्त में समझाइए। ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा सेल्फ। ठीक है ना, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी। पाचन तंत्र का चित्र बना लो आप लोग फटाफट, फिर इनका सम्मेलन कर दो। ये आज का लास्ट, जल्दी से जल्दी देखिए ध्यान से। रंध्र, रंध्र क्या होते हैं? हाँ जी, अब देखिए अमीबा, अमीबा क्या होता है? अमीबा जो होता है, अमीबा कूटपाद बनाता है। ठीक है ना, चलिए अमीबा जो होता है वो क्या जनरेट करता है? कूटपाद। फटाफट देखते हैं, इनके ऐड करते हैं। स्वयंपोषी, स्वयंपोषी क्या होते हैं? हरित लवक होगा स्वयंपोषी में, बिल्कुल सही बात है। फुफ्फुस में कौन होगा? कुप्पिका। ठीक है ना, ओके। हाँ जी, अच्छा एक मिनट, ये अपन ने ऐसे लिखा ना, इसमें ध्यान रख लेना। ये जो है, ये स्वयंपोषी कौन होता है? पौधा। ठीक है ना, और रंध्र में क्या होते हैं? हरित लवक होते हैं। ठीक है ना, अपशिष्ट उत्पाद रेजिन और ये। ठीक है ना, मस्तिष्क में कौन होता है? चलिए, मस्तिष्क होता है हाइपोथैलेमस। क्या ये बात क्लियर है भाई साहब? बोलो फटाफट, जल्दी से जल्दी बता दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, एक काम पहले मैंने सही लिखा था, एक मिनट, ये काम करते हैं। रंध्र किसके अंदर होते हैं? रंध्र होता है पौधों में। रंध्र किस में होता है? पौधों में होता है। ठीक है, ओके। और ये जो है इसमें ध्यान रख लेना। क्लियर, अच्छा रुको, हाँ इसमें मैं सही करवा देता हूं आपको। रंध्र जो होते हैं वो किस में होते हैं? रंध्र केवल पौधों में होते हैं। अमीबा में क्या होता है? अमीबा में कूटपाद होते हैं, स्वयंपोषी। ठीक है ना, क्लियर। स्वयंपोषी में हरित लवक होगा। ठीक है ना, फुफ्फुस फेफड़ों क्या होंगे? फेफड़ों के अंदर कुप्पिका होगी। अपशिष्ट उत्पाद रेजिन होगा। और मानव मस्तिष्क में क्या होगा? हाइपोथैलेमस होगा। क्लियर क्या बात इतनी? ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई साहब, अब आपको और किसी चीज में डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। यहाँ मैं आपकी क्लास को क्या करूँगा? एंड करूँगा। और कोई चीज़ आपको पेपर वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारे विजय एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कर लेना, और मैं वहाँ पर आपको पूरा पेपर्स वगैरह अवेलेबल करवा दूंगा। 1.5 घंटे के अंदर मैं आपको पूरा पेपर बता दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, विजय है तो मुमकिन है। थैंक यू।